इससे पहले कि प्रोफेसर शिव कुमार विवेक जी को आमंत्रित करूं, एक संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं हालांकि इनको आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं। आपने दैनिक भास्कर, नई दुनिया सहित कई समाचार पत्रों में संपादक का दायित्व निभाया है। वर्तमान में आप स्वदेश समूह भोपाल के संपादक हैं और लंबे समय तक पत्रकारिता को नया आयाम दिया है। मैं ऐसे हमारे शिव कुमार विवेक जी को पुस्तक समीक्षा के लिए सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर शिव कुमार विवेक जी। सम्मानित मंच, मेरे विद्यार्थी और शिष्य और मित्र अटल, मेरे साथी प्राध्यापकगण, मेरे साथी पत्रकार, मेरे साथ मेरे मित्र और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं दूसरी बार किसी पुस्तक के बारे में बताने के लिए इस सभा कक्ष में खड़ा हुआ हूँ। इसके पूर्व हमारे भाई लोकेंद्र सिंह जी की पुस्तक के बारे में बताने का दायित्व भी मुझे दिया था। शायद मुझे अच्छा पाठक मान लिया है, इतना अच्छा मैं हूँ नहीं। थोड़ा सा मैं अटल की कविताओं को पढ़ पाया हूँ, और लेकिन अटल ने जिस तरह का जोशीला वातावरण अभी बना दिया है, उसी जोश और योगोचित ऊर्जा उनकी कविताओं में झलकती है। तो इससे आपने पुस्तक की झलक तो प्राप्त कर ली है। आज हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, उसके अगले ही दिन इस देश के, इस युग के या युगों युगों में जो एक महानतम कवि हुआ है, उसकी जयंती है। कल तुलसीदास जयंती है, और विदेशी विद्वानों ने भी माना है कि वो हमारे सारी पिछली सदियों का महानतम कवि था। और तुलसीदास ने कविता लिखी और ये कहा कि ये कविता मैंने अपने आप के आत्म सुख के लिए लिखी है। कविता स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और वो परांतः सुख की कृति हो गई। अटल भी अपने मन को के सुख के लिए, अपने मन को तृप्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को, और गांव से जुड़ी भावनाएं, जब हम गांव से निकल कर आते हैं तो गांव हमें बार बार याद आता है। उन सबको इस पुस्तक में बखूबी व्यक्त किया है, तो अटल को धन्यवाद है। और उनके कविता संग्रह पर बात करते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये बड़ा सुखद है कि एक नवोदित कवि की प्रथम कृति का हम लोग यहाँ लोकार्पण करने बैठे हैं। पुस्तक विमोचन अपने आप में आज के समय में बड़ा सुखद प्रसंग होता है, क्योंकि इस डिजिटल युग में पढ़ने की वृत्ति हम लोग देखते हैं किस तरह कम हो रही है या परिवर्तित हो रही है। डिजिटल मीडिया पर बहुत से युवा पीढ़ी के हमारे मित्र अवलंबित हो रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ने का जो सुख और सुकून है वो किस तरह का है, ये हम लोग आज भी महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अटल जैसे युवा उसके महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल पर हमारे युवा पढ़ रहे हैं, पर इस देश में पुस्तकों के प्रकाशन में कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक बड़ी सिल्वर लाइन है, सुखद लगता है। देश दुनिया में हम 6वें राष्ट्र हैं जहाँ सर्वाधिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हाँ, पुस्तकें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम पढ़ी जाती हैं। शायद मैं देख रहा था कहीं कि 10,000 पर 6 पुस्तकें हमारे यहाँ शायद पढ़ी जाती हैं, और ब्रिटेन में 23 या 26 का आंकड़ा है। लेकिन हमें इस आंकड़े पर ना जाएं। हम जब इन जैसे युवाओं को देखते हैं कि जो जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, और भोपाल में तो बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं ने पुस्तकों की समीक्षा के लिए भी एक क्लब बनाया हुआ है, जहाँ बैठते हैं और पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, यंग थिंकर्स फोरम जैसे। ये बड़ी सुखद बात है, और युवाओं में इस तरह के लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये बहुत सुकून की बात है।
अटल की किताब का नाम है चलो चलते हैं अपने गांव को, चलो चलते हैं अपने गांव। चलो के बाद उन्होंने एक आश्चर्यबोधक चिन्ह लगाया। उसमें आश्चर्य पड़ने की बात नहीं है, लेकिन वहां रोका है उन्होंने हमें। वो कहते हैं चलो, मतलब धक्का देते हैं चलो, और चलो चले नहीं, वो कहते हैं चलो चलते हैं, मतलब शामिल होइए हमारे साथ और चलिए। तो मुझे लगता है कि अटल के मन में जो एक हुक है गांव की, वो हम सबके मन में कहीं ना कहीं है, जो लोग गांव से उठकर आए हैं। और हमें भी लगता है कि गांव कितना प्यारा था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सी चीजें किताबी होती जा रही है। हम में से बहुत से लोग अब गांव को उसी तरह याद करते हैं, देखते हैं जैसे गांव एक स्मारक है, वो हमारी स्मृतियों का एक चिन्ह है। हम कभी कभी जाकर उसे देख आते हैं, लेकिन हम लौट नहीं पाते। हम बस उसे यादों में बसा के खुश होते हैं, हम लौट नहीं पाते और लौट नहीं सकते, हम ये जानते हैं। और ऐसे बहुत लोग गांव से आ रहे हैं, उन्हीं यादों को लेकर जी रहे हैं, लौट नहीं पाते हैं। और जब हम लौटते हैं तो कई लोगों का ये अनुभव होगा कि हम अपने गांव को देखकर कुछ दंग, कुछ आश्चर्यचकित भी होते हैं कि वो गांव तो गांव नहीं है जिसकी यादें हम हमारे मन में बसाए हैं, तो वो गांव तो कहीं खो रहे हैं। हम दरअसल गांव को याद करते हैं, हम में से अधिकतर की जड़ें गांव में हैं, और आने वाली पीढ़ी की नहीं रहेंगी हम जो जिस तरह से देख रहे हैं। तो ये गांव हमारे लिए एक बिंब रह जाएंगे, और वो बिंब की तरह हमारे अंदर है, उसकी सुखद यादें हैं। पर गांव बदल रहे हैं, लेकिन गांव के बिंब भी जरूरी हैं, गांव की स्मृतियां भी जरूरी हैं। अटल की कविताएं जो है वो हमें उन स्मृतियों से बहुत अच्छी तरह से जोड़ती हैं। गांव बुलाता है। दरअसल गांव का अर्थ हमें थोड़े दूसरे संदर्भों में देखना हुआ। गांव है मतलब संस्कार, गांव है मतलब वो भोलापन, वो निष्प्रहता, गांव के मूल्य। इन्होंने एक कविता लिखी है, कोई लौटा दो मेरा पुराना गांव। मतलब वो जो हुक है गांव को लौटा दो, मतलब वो समझ रहे हैं कि गांव बदल रहा है और मेरा गांव मुझे लौटा दो। जहां मिली है हरदम अपनेपन की छांव। मतलब मैं कहता हूं कि गांव एक भौतिक बॉडी नहीं है, गांव मूल्य है। और वो मूल्य क्या है गांव के? वही ईमानदारी, संस्कार, भोलापन, निष्ठा, रिश्तों की विश्वसनीयता, सत्यता, ईमानदारी, ये गांव के मूल्य हैं। और शहर के मूल्य कुछ इनसे अलग हो रहे हैं। इसलिए गांव को याद करना मतलब उन मूल्यों से जुड़ना, उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करना। और ये कहते हैं जहां मिली है हरदम अपनेपन की छांव। मतलब गांव का मूल्य याद कर रहे हैं, ये गांव को याद नहीं कर रहे हैं, गांव का वो मूल्य इनके अंदर बोल रहा है, अपनेपन की छांव। कच्ची मिट्टी की पगडंडी वाला, क्या हम गांव को कच्ची मिट्टी वाले रखेंगे? हरियाणा में जब हम जाते हैं तो हरियाणा में गांव में सारे 100%, हरियाणा जैसे विकसित प्रदेशों की बात कर रहे हैं अपन, तो 100% पक्के मकान, एक एक घर में 2-2 फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। वो कैसा गांव? तो गांव क्या कच्ची पगडंडी वाला है? अब आप अगली बार आप जाओगे, कच्ची पगडंडी नहीं होगी, प्रधानमंत्री सड़क नहीं होगी। लेकिन कच्ची पगडंडी से अर्थ है कि वो जो हमारे चलने का रीति रिवाज था उसे ये याद कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं छानी छप्पर खपरेलों वाला। अब हमारे गांव में तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 80% गांव पक्के हो गए, छानी छप्पर वाले नहीं हैं। लेकिन हमें याद आता है कि उस खपरेल पर बरसात के पहले हम चढ़ा करते थे और मजदूर चढ़ते थे, और वो किस तरह से उसको छाते थे कि बरसात में पानी नहीं गिरे, वो यादें हैं। और वो जो एक सामुदायिक कर्म होता था कि गांव इकट्ठा होता था कि आज आपके घर को ठीक कर देते हैं, बरसात आ रही, कल हमारे घर को ठीक करेंगे, वो सामुदायिकता को हम याद करते हैं इस तरह से छानी छप्पर की बात करके। तो इन्होंने बहुत से गांव के मूल्यों को एक बार फिर से याद करा दिया है। और इन्होंने खुद कहा है
कि भारत इन गांवों से बना है। तो भारतीय संस्कृति दरअसल जब हम इन सब बातों को करते हैं तो भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब हमारे सामने खड़ा होता है। और अटल ने इसमें 93 कविताएं लिखी हैं, है ना, 93 है मैंने जहाँ तक गिनी। और इन 93 कविताओं में प्रेम की कविता है ज़्यादातर। प्रेम माने व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति के प्रेम के रूप में हम कहें तो इनका माँ के प्रति प्रेम, इनका पिता के प्रति प्रेम, इनका अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम, और फिर वो प्रेम बढ़कर राष्ट्र प्रेम के रूप में आया है। तो इनकी कविताओं की दो खूबी मुझे लगी कि बड़ी एक अधर नदी की तरह ये बहते हैं कविताओं में, जो बहुत तटों का खूब ख्याल नहीं रखती है। इस प्रवाह से वो इस वेग से बह रही है कि तट टूट जाए, लेकिन वो बह रही है। तट में बांधने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं है, करेंगे आगे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कवि मैच्योर होता है, परिपक्व होता जाता है, उसको अपने भाव से ज़्यादा तट की चिंता होने लगती है। और इसलिए चूंकि ये नदी बहुत वेगवान है, उसके आगे सारे बाधाएं जो है वो बिखरती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। इसलिए छंद विधान पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से ये गाते हैं उसमें छंद विधान भी पीछे छूट जाता है। इनकी गायन शैली से वो सारी कविताएं बहुत सुंदर लगने लगती हैं। दूसरी बात है, ये कविताओं में बड़े बच्चे की तरह भोले दिखते हैं। जो कविताएं हैं जिस तरह, बड़ा भोलापन है। मतलब हम जो लोग बचपन में अपने गांव को जिस तरह भोलेपन के साथ, यार क्या मेरा गांव, जो हम इन शहर में जिसकी बात बहुत कम कर पाते हैं, तो वो जो बच्चे का एक अल्हड़पन है या बच्चे का एक जो अबोधपन है कि वो जाता है किसी चीज को छू के देखता है, वो कहता है अरे ये कैसी चीज है, ये आसमान में तारे क्यों निकल आए हैं पापा। उस तरह का जो है इनका मुझे एक कवि दिखता है इनके अंदर से झांकता हुआ इन कविताओं में। और मातृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम की ये कवि कहते हैं, और मातृ प्रेम को पूरे जोश के साथ, राष्ट्र प्रेम को पूरे जोश के साथ ही रखते हैं। बहुत जोश से भरे हुए, अच्छी बात है। ये युवा ऊर्जा हमारे भारत के जो है वो भविष्य का निर्माण करने जा रही है। तो इनकी कविताओं में बार बार उस तरह का आह्वान है, राष्ट्र के प्रति आह्वान है, अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति खूब आह्वान है। कविताओं को देखो तो आह्वान से भरी पड़ी, ये संबोधित कर रहे हैं हमारी पीढ़ी को, हमारे देश को, हमारे लोगों को। ये कह रहे हैं राही अविराम चलना है। ये दरअसल कवि दूसरों से कहता है, लेकिन कवि खुद के लिए ये तय करता है। आपकी कविताओं में मुझे लगता है कि आपने अपने लिए बहुत से लक्ष्य तय किए हैं, और आपने लिखा है ओ राही अविराम चलना है, तुझे संघर्ष करना है, तुझे दुर्गम पथ की वेदना में आत्मबल की आराधना कर, श्रम साधना से तप्त होकर लक्ष्य व्यू भेदना है। तुझे संबोधित कर रहे हैं क्या करना है हमारी पीढ़ी को, आपके जैसी पीढ़ी बने, युवा पीढ़ी। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं उसमें थोड़ा सा विचलन भी दिखता है, और इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसी बातें कह रहे हैं और वो वहां तक पहुंचे हैं उन लोगों तक। ओ राही माथे की सिलवटें दूर कर, दुस्साध्य तब से हाथों में नई लकीरें खींचने का यत्न करना है तुझे, आलस्य की कारा तोड़, गगन में नव प्राण फूंकना है तुझे। आप समझ रहे हैं, इन जोश में गाई थी और मुझे भी पढ़ के जोश आ रहा है। तो इतनी अच्छी कविता है। तू ही सृजन की उम्मीद है, संकल्प की सशक्त रीढ़ है, कर्म आराधन का मार्ग है, संकटों से जूझने का तेरा ही निनाद है, तू प्राणवान अथक प्रहरी जीवन का तू नया विनिर्माण है, उठ चल। ये बहुत धक्का दे रहे हैं बार बार कविताओं में, ये देखो चलो, और अभी कह रहे हैं उठ चल, दौड़ भाग हे पथिक, इस यात्रा का तू ही प्राण है। तो ऐसी बहुत सी कविताएं हैं। भारत एक है दीप सम अनवरत जलना, दीप की तरह अनवरत जलना है। वो कह रहे हैं थकी उम्मीद आंखें मेरी, यात्रा अथक कहीं नहीं विश्राम, जीवन का यह समर अनूठा, युद्ध क्षेत्र की कोरी रेखा, लड़कर जहां बदलना भाग। अच्छी, बहुत अच्छी कविताएं हैं। कुछ साहस की रणभेरी। अच्छा, उन्होंने अपने गांव को याद करते हुए गांव का समाज, गांव के सरोकार, उनको भी इसमें व्यक्त किया है। बेटियों पर दो कविताएं हैं, ये अभी युवा हैं लेकिन ये बेटियों के नाम पर कविताएं लिख रहे हैं। तो अब वो हमारी जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक चेतना जो है, वो किस तरह एक संवेदनशील युवा के मन को आलोड़ित करती है, किस तरह उसकी संवेदनाओं को झकझोर रही है, किस तरह उसके विवेक को प्रभावित कर रही है, बेटी कविताएं पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो इसमें ये लिख रहे हैं
बस मैं आखिरी कविता कोट करूंगा। थकी नींदी आंखें तेरी यात्रा अटक कहीं नहीं विश्राम, जीवन का ऐसा मरण उठा युद्ध क्षेत्र की कोरी रेखा लड़कर जहां बदलना भाग्य, साहस की रणवेदी बस्ती शौर्य का मुखरित होता नाद, अपने नन्हे पदचापों से शिलाखंडों में अंकित करनी है छाप। ये संकल्प व्यक्त कर रहे हैं और ऐसा संकल्प कई कविताओं में आया है। विश्वास और उल्लास लिए चलना पथ पर है अविराम, प्रतिपल में नई चुनौती डटकर चलना है चुपचाप, देख डगर में मुझको चलते अड़चनों विपदाएं आती हैं अपने मन में वेट लाती, किंतु अड़िग निश्चय को देख एक पल भी ना टिक पाती, आती हैं आ जाएं विपदाएं आकर मुझसे भी टकराएं, किंतु कहां है साहस उनमें जो मेरे पथ को रोक दिखाएं। अपना अलहड़ राग लिए मुझको जाना समय के उस पार, जहां रचा है जीवन का सार सफलता का नहीं जहां कोई व्यापार। आप शहर को भी संबोधित कर रहे हैं। मुख में मंद मंद मुस्कान, मन भरता सपनों की नई उड़ान, अपना कर्तव्य निभाकर गाता बेहद उन्मुक्त गान, निरंतर कर्तव्य पथ पर चलना, नित्य नूतन सृजन के गीत गाना, दीप सम अनवरत चलना है मेरा जीवन अभियान। तो इनकी कविताएं आह्वान है, युवकोचित ऊर्जा की झलक रही है उन कविताओं में, और कहीं कहीं परिपक्व जीवन बोध भी दिख रहा है उनमें। जो बेटियों की कविता का मैंने जिक्र किया है, और उन्होंने दो बेटियों पर 2 कविताएं लिखी हैं, युग धर्म प्रणेता बेटियां और बेटियां जीवन की को रेखा, और एक कविता बाबूजी पर लिखी है। बाबूजी और माँ पर जो कविताएं हैं वो अक्सर ऐसी कुछ रचनाएं हमारे समय में पढ़ने में आई हैं जो वाकई दिल को एकदम हिला देती हैं, छू देती हैं। तो ऐसी कविताओं में इनकी भी बाबूजी कविता है कि बाबूजी आप कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। तो बाबूजी के बारे में उन्होंने कहा है, बाहर बाहर कठोर अंदर अंदर मोम से कोमल बाबूजी। तो इस तरह इन्होंने बाबूजी का आख्यान किया है। पर अभी अटल को बहुत आगे जाना है, आगे रचना है, और जैसा मैंने कहा कि कविता के विधान, छंद विधान, कविता और कविता, इस सब के बीच में वो थोड़े से अभी भावों पर खेल रहे हैं, और कुछ कविताओं में उन्होंने स्थानीयता का संस्पर्श भी दिया है। रीवा की जो स्थानीय भाषा है, और बहुत अच्छी बात है, हम अपनी बोलियों को अपने साथ रखें, हम अपनी भाषाओं को छोड़ें नहीं, क्योंकि ये बोलियां जिस अपनत्व का संचार करती हैं, जिस तरह एक अपनेपन को पैदा करती हैं, वो भाषा कुछ थोड़ी सी कभी कभी हम जिस भाषा को अपनाते हैं वो अपनापन नहीं दे पाती है। इसलिए बोली को मत छोड़िए। आपने कुछ कविताओं में अपनी स्थानीय बोली का संपुट दिया है, तो उसको बढ़ाते रहिए, और बिना उसके भला बात कैसे हो सकती है, स्थानीय बोली ना हो और गाँव की बात करें हम। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगाज अच्छा है, आगे अंदाज और बहुत अच्छा होगा, आप रचते रहिए। धन्यवाद प्रोफेसर शिव कुमार विवेक जी। आपने सब कुछ जान लिया अटल के बारे में, उनकी सोच के बारे में, जो पुस्तक के बारे में सर ने पढ़ा और यहाँ पर समीक्षा की। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ सर ने बता दिया है।